लास्ट लेक्चर पर हम लोग जेनेटिक कोड पढ़ रहे थे और कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो गई थी, जैसे कि जब डीएनए से डीएनए बनाते हैं तो कॉम्प्लीमेंटरिटी का रूल काम आ जाता है बेस सीक्वेंस तय करने में। जब डीएनए से आरएनए बनाते हैं तो भी कॉम्प्लीमेंटरिटी का रूल काम आ जाता है बेस सीक्वेंस डिफाइन करने में। लेकिन जब आरएनए से प्रोटीन बनाते हैं तो आरएनए के न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस और प्रोटीन के अमीनो एसिड के सीक्वेंस में कोई कॉम्प्लीमेंटरिटी नहीं होती है, फिर भी सीक्वेंस डिटरमाइन होता है। तो उसके पीछे जो साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया कि जो बेस सीक्वेंस उनके जो कॉम्बिनेशंस हैं स्पेशली एमआरएनए के, उनको जेनेटिक कोड या कोडान कहते हैं। जेनेटिक कोड की खोज किसी और वैज्ञानिक ने की, आंसर क्या देंगे? तो मार्शल, नीरनबर्ग एंड मथाई ने दी। लेकिन जेनेटिक कोड टर्म जॉर्ज गैमो का दिया हुआ है। जेनेटिक कोड ट्रिपलेट नेचर का होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ 3 बेस होते हैं, ये भी जॉर्ज गैमो ने दिया था, ठीक है। लेकिन ट्रिपलेट नेचर ऑफ कोडान या जेनेटिक कोड को प्रूफ किसने किया था? तो वही मार्शल, नीरनबर्ग और हरगोबिंद खुराना। यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। तो अब 2 लाइनें यहाँ पढ़ लेते हैं, फिर उसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन अगर पूछेगा कि आखिर हरगोबिंद खुराना और मार्शल नीरनबर्ग इन दोनों लोगों ने मिल के काम किया था। इनको 1968 का नोबेल प्राइज भी साथ ही में मिला था, एक ही चीज के लिए मिला था। ये ईयर हो सकता चेंज हो। तो दोनों लोगों ने, और मथाई भी शामिल थे इनके काम में। तो हुआ क्या था कि हरगोबिंद खुराना को जो मेनली नोबेल प्राइज मिला या मार्शल नीरनबर्ग को जो नोबेल प्राइज मिला था, वो मिला था आर्टिफिशियल सिंथेसिस ऑफ आरएनए। एक आरएनए बनाइए। अब आरएनए बनाने का नियम क्या है भाई? डीएनए के सीक्वेंस से आप आरएनए बनाते हो, ऐसा ही होता है। लेकिन अगर बगैर डीएनए के आरएनए बना लिया जाए, तो बगैर डीएनए अगर आप आरएनए बनाओगे तो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस, तो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस बनाने वाला ही तय कर लेता है कि हमको इस सीक्वेंस का आरएनए चाहिए। तो मतलब डिफाइंड कॉम्बिनेशन हो, पहले से ही तय हो कि हम कौन सा सीक्वेंस चाहते हैं। तो अगर अपने आप मतलब बगैर डीएनए के आप आरएनए बना लोगे तो ये तो आर्टिफिशियल सिंथेसिस हो जाएगी। तो आर्टिफिशियल सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड, इसी का नोबेल प्राइज इन लोगों को मिला था। अब न्यूक्लिक एसिड में स्पेशली आर्टिफिशियल सिंथेसिस ऑफ आरएनए किया हरगोबिंद खुराना ने, और उसमें डिफाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ बेसेस रखे, जो चाहते थे वही रख लिए। जैसे यू 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 यू, ढेर सारे यू एक साथ लगा दिए, इसको कहते हैं होमोपॉलीमर। लेकिन ऐसा हो सकता है यू के साथ सी लगा ले, फिर यू के साथ सी लगा ले, यू के साथ सी लगा ले, दो का जोड़ा बना ले, इसे कहते हैं कोपॉलीमर। तो चाहे होमोपॉलीमर बना लो चाहे कोपॉलीमर बना लो, लेकिन डिफाइंड सीक्वेंस रख लिया, आर्टिफिशियल सिंथेसिस कर लिया, उसी का नोबेल प्राइज इन लोगों को मिला। दोनों लोगों को शेयर साथ ही में मिला था। नीरनबर्ग थोड़ा सा आगे बढ़ गए। वास्तव में इन्होंने क्या किया? सेल फ्री सिस्टम में प्रोटीन बना दिया। मतलब देखिए, प्रोटीन बनाने का भी कॉन्सेप्ट क्या है। प्रोटीन बनाने की 2 शर्तें, पहले तो आप डीएनए से आरएनए बनाओ, फिर आरएनए से प्रोटीन बनाओ ना। और ये सारी घटना होती कहाँ? सेल के अंदर होती है। सेल फ्री सिस्टम में, सेल फ्री सिस्टम में यदि प्रोटीन किसी ने बनाया तो उसका नाम मार्शल नीरनबर्ग, और इन्होंने भी वही काम किया। क्या? सेल फ्री सिस्टम में पहले आरएनए बनवाया और उससे फिर क्या बनवा लिए? प्रोटीन बनवा लिए। लेकिन बनवाओगे कैसे आरएनए? तो आरएनए बनवाओगे फिर एंजाइम की मदद से। तो जब एंजाइम की मदद से बनाते हैं तो उसको एंजाइमेटिक सिंथेसिस ऑफ आरएनए कहते हैं। और वही कॉन्सेप्ट है, डिफाइंड सीक्वेंस होगा, पहले से ही तय होगा कि कौन से बेस सीक्वेंस आरएनए में होंगे। क्वेश्चन पूछेगा फिर कौन सा एंजाइम यूज किए थे, यहाँ दिया हुआ है। उस एंजाइम का नाम सेवेरो-ओखोवा एंजाइम है। तो सेवेरो-ओखोवा नाम का एंजाइम इन लोगों ने यूज किया और उसी से डिफाइंड सीक्वेंस का आरएनए बनाए, उससे प्रोटीन बना के दिखाया। किसने? तो आंसर देंगे मार्शल नीरनबर्ग। जरा एनसीईआरटी की 2-3 बातें लाइन अंडरलाइन कर लेते, फिर लिख लेंगे। यहां से यहां तक हम लोग पढ़ लिए थे ना। यहां तक ये लिखा है हरगोबिंद खुराना, हरगोबिंद खुराना का काम बड़ा इंपॉर्टेंट है। किस मामले में? सिंथेसाइजिंग आरएनए मॉलिक्यूल बनाया, और किसके साथ? डिफाइंड कॉम्बिनेशन। डिफाइंड का मतलब निश्चित है पहले से ही, ऑफ बेसेज, स्पेशली क्या लिए? होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर ये होता है जैसे यू 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 यू, ये बना लीजिए, ये होमोपॉलीमर है। और कोपॉलीमर का मतलब ये है जैसे यू सी यू सी यू सी यू सी,
तो देखो ये जेनेटिक कोड बन रहे हैं, इसको कोपॉलीमर कहते हैं। तो आर्टिफिशियल सिंथेसिस या आरएनए किया। मार्सेल नीरलबर्ग को भी साथ में नोबेल प्राइज मिला था। इन्होंने क्या किया, सेल फ्री सिस्टम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, और इससे फाइनली हेल्प मिल गया पता करने पर कि कोड का नेचर कैसा होता है। हाँ, एंजाइम कौन सा यूज किया था ये इंपॉर्टेंट है। तो सेविरो अखोवा एंजाइम, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड फास्फोराइलेज है। ये हेल्प करता है किसमें, पॉलीमराइज आरएनए। फिर वही देखो लिखा है डिफाइंड सीक्वेंस। डिफाइंड मतलब पहले से ही निश्चित सीक्वेंस। अगर पहले से निश्चित है तो डीएनए से पूछोगे नहीं, तो बगैर डीएनए के पूछे करोगे तो क्या कहोगे, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट कहोगे। मतलब फिर इसको कहोगे क्या, एंजाइमेटिक सिंथेसिस ऑफ आरएनए। तो क्वेश्चन याद रखिएगा। इन दोनों को शेयर्ड नोबेल प्राइज मिला है फॉर आर्टिफिशियल सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। हरगोविंद खुराना का जो उसमें मेन काम है वो है सिंथेसिस ऑफ आरएनए विद डिफाइंड सीक्वेंस, होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर। और मार्सेल नीरेनबर्ग का जो मेन काम है कि इन्होंने सेल फ्री सिस्टम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस की। अब जब सेल फ्री सिस्टम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस करोगे तो आरएनए भी बनाना पड़ेगा। तो इन्होंने एक एंजाइम यूज किया था, कौन सा, सेविरो ओखोवा एंजाइम, या इसका दूसरा नाम है पॉलीन्यूक्लियोटाइड फास्फोराइलेज। हाँ, इसका नाम सेविरो ओखोवा एंजाइम का है, तो ये खोजकर्ता का नाम है। इस एंजाइम को खोजा जिस वैज्ञानिक ने, वो ये नाम लिखा हुआ है। ये एंजाइम किसी दूसरे वैज्ञानिक ने खोजा है, इस्तेमाल इन्होंने कर लिया है। ठीक है, इस एंजाइम की खास बात यह है कि ये क्या कर सकता है, पॉलीमराइज कर सकता है आरएनए को, किसमें, डिफाइंड सीक्वेंस और वीकेस्ट मैनर में, इंडिपेंडेंट मैनर में। तो इसको कहो कि क्या, एंजाइमेटिक सिंथेसिस ऑफ आरएनए। ठीक है, तो जो जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे आप लिख लीजिए। हरगोविंद खुराना एंड मार्सल नीरेनबर्ग awarded by Nobel Prize for artificial synthesis of nucleic acid and explanation of जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड के एक्सप्लेनेशन और आरएनए की सिंथेसिस के लिए इन दोनों को नोबेल प्राइज मिला। हाँ, 1968 का ही मिला है। ठीक, फिर अलग से लिख लेंगे। हरगोविंद खुराना क्या किए, सिंथेसिस ऑफ आरएनए इन डिफाइंड सीक्वेंस, और वो भी कैसे थे, होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर। होमोपॉलीमर का मतलब यू 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 यू, और कोपॉलीमर का मतलब यू सी यू सी यू सी यू सी, ऐसे जोड़ते चलेंगे। मार्सेल नीरेनबर्ग की अगर बात करें,
सेल फ्री सिस्टम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस और उसे एक्सप्लेन कर दिए जेनेटिक कोड। इन्होंने यूज किया एंजाइम कौन सा, सेविरो ओखोवा एंजाइम, या इसी का दूसरा नाम पॉलीन्यूक्लियोटाइड फास्फोराइलेज। काहे के लिए, वही सिंथेसिस ऑफ आरएनए इन डिफाइंड सीक्वेंस बेसिस, और वो भी किस मैनर में, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर। और इसी सिंथेसिस ऑफ आरएनए को कहोगे एंजाइमेटिक। ऑफ आरएनए टोटल 64 कोडान बनते हैं। तो बनते कैसे हैं, एग्जाम में आपको बनाना नहीं है, सिर्फ बनाने का तरीका देख लीजिए क्या है। तो इधर की तरफ UCAG लिख लिया, इधर की तरफ UCAG लिख लिया, और इधर की तरफ भी UCAG लिख लिया। अब इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं और कैसे जेनेटिक कोड लिखे जाते हैं वो देख लीजिए, लिखना नहीं एग्जाम में। ध्यान से देखिएगा, हुआ क्या है कि इसे ये U ले लिया है, इसको इसके साथ ले लो तो UU हो जाएगा, फिर इसके साथ ले लो तो UUU, फिर इसी के साथ रखो, फिर ये ले लो तो UUC हो जाएगा, इसी के साथ रखो, फिर A ले लो तो UUA हो जाएगा, इसी के साथ रखो, G ले लो। तो कहने का मतलब U को U के साथ ले लिया, फिर U लिया, C लिया, A लिया, G लिया, फिर U को ले लिया C के साथ। तो जब UC हो जाएगा, सब जगह देखो UC लिखा हुआ है। अब UC के बाद इसको ले लो तो UCU हो जाएगा, UC के बाद ये ले लो तो UCC हो जाएगा, A ले लो UCA हो जाएगा, G ले लो तो G हो जाएगा, फिर U को A के साथ ले लीजिए। देखो सबको ऐसे लिखा हुआ है, सब में UA लिखा हुआ है। अब UA के बाद U ले लिया तो UAU हो गया, UA के बाद C ले लिया तो UAC हो गया, UA के बाद A ले लिया तो UAA हो गया, और UA के बाद G ले लिया तो UAG हो गया। फिर ऐसे इसको ले लो UG, तो सब जगह UG लिखा हुआ है, और उसके बाद सब ये लिखे हुए हैं। इसी तरीके से अब C ले लीजिए, तो C को U के साथ ले लिया तो CU लिख लिया, फिर ये देखो चारों बेस लिखे हैं, फिर C को C के साथ ले लिया तो CC हो गया, फिर चारों बेस लिखे हैं, फिर C को A के साथ ले लिया, फिर चारों बेस लिखे हैं, C को G के साथ ले लिया, फिर चारों बेस लिखे, ऐसे फिर A ले लिया, A को U के साथ ले लिया तो AU हो गया, उसके बाद 4 बेस, फिर A को C के साथ AC, फिर 4 बेस, A को A के साथ AA, फिर 4 बेस, A को G के पास AG, फिर 4 बेस। ऐसे करेंगे तो टोटल इधर देखो G ले लिया, GU हो जाएगा, GC हो जाएगा, GA हो जाएगा, और G हो जाएगा, और G लिया और साथ में फिर G, तो क्या हो जाएगा, ट्रिपल G हो जाएगा। तो 64 कोडान ऐसे लिखे जाते हैं, एग्जामिनर आपसे लिखवाएगा नहीं, ठीक है। और ये 64 कोडान आपको याद भी नहीं रखने हैं,
अब बहुत किस्मत खराब हो कि कोई एक कोडान उठा ले, आपसे पूछ सकता है, लेकिन इन जनरल ऐसा होता नहीं कि आपसे कोडान पूछे कि कौन सा कोडान किस अमीनो एसिड का है। ठीक है, उस तरीके से फिर आपको 64 कोडान याद करने पड़ेंगे और हर कोडान का कौन कौन सा अमीनो एसिड है ये भी याद करना पड़ेगा। तो अभी तक ऐसा कुछ आया नहीं, आने को आ सकता है। ठीक, अब ये जो 64 कोडान बने हैं, इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो एग्जाम में खूब पूछी जाती है। तो हेडिंग डालिए सैलिएंट फीचर ऑफ जेनेटिक कोड। सैलिएंट फीचर ऑफ जेनेटिक कोड। वैसे तो बहुत सारे फीचर हैं, एक एक फीचर पढ़ेंगे और एक एक फीचर डिस्कस करते चलेंगे। तो जो पहला फीचर है वह है ट्रिपलेट नेचर। ऑफ जेनेटिक कोडान। ट्रिपलेट नेचर ऑफ जेनेटिक कोडान का मतलब ये है कि किसी भी एक कोडान में, लिखते चलेंगे, किसी भी एक कोडान में कॉम्बिनेशन होता है कितने का, 3 बेस, और कहाँ है, ओवर mRNA। एक बात, इस तरीके से टोटल कोडान कितने हो जाते हैं, 64 कोडान हो जाते हैं। और जो 64 कोडान बने हैं उसमें से 61 कोडान को कहा जाता है सेंस कोडान। सेंस कोडान का मतलब ये वो कोडान होते हैं जो कोड करते हैं किसी अमीनो एसिड के लिए। कोड फॉर अमीनो एसिड। तो बचे कितने, बचे 3 कोडान, इनको कहते हैं नॉनसेंस कोडान। क्यों, ये नहीं कोड करते हैं, नॉट कोड फॉर अमीनो एसिड। ठीक है, जो ये नॉनसेंस है इन्हीं का दूसरा नाम स्टॉप कोडान या टर्मिनेशन कोडान भी होता है। और ये 3 होते हैं, UAA, UAG और UGA। इसको ऑकर कहते हैं, इसको अंबर कहते हैं और इसको ओपेल कहते हैं। आकर, अंबर, ओपल, ये याद रख लीजिएगा अलग से। और यही 3 स्टॉप कोडान है। जो 61 सेंस कोडान है, इसमें से एक कोडान है AUG जो 2 काम करता है। कोड करता है फॉर मिथियोनीन और यही काम आता है एज
इनिशिएटर कोडान या स्टार्टर कोडान। तो टोटल 61 कोडान होंगे, 61 कोडान कोड करेंगे अमीनो एसिड के लिए, 3 कोडान कोड नहीं करेंगे। जो कोड करेंगे वो सेंस होंगे, जो नहीं कोड करेंगे वो नॉन सेंस या स्टॉप या टर्मिनेटर कोडान। सेंस कोडान या में एक स्पेशल कोडान है, कौन सा, AUG, जो कोड करेगा मिथियोनिन के लिए, और इसी को इनिशिएटर कोडान या इसी को स्टार्टर कोडान। एक और क्वेश्चन, ये मान लेते हैं mRNA है, ये मान लेते हैं mRNA है, और ये मान लेते हैं mRNA का 5' है और ये 3' है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इसी पर सारे बेस सीक्वेंस होंगे, इस पर बहुत सारे क्या होंगे, बेस सीक्वेंस होंगे, और उसी में से 5' इंड पर AUG पाया जाएगा और 3' इंड पर UAA या UAG या UGA मिलेगा। ये क्या है, इनिशिएटर, और ये क्या है, टर्मिनेटर कोडान। तो क्वेश्चन यहां ये है, इनिशिएटर कोडान कहां पाया जाएगा और टर्मिनेटर कोडान कहां पाया जाएगा। तो कहोगे इनिशिएटर कोडान पाया जाएगा कहां पर, एट कौन सा, 5' इंड ऑफ mRNA, और ये कहां पाया जाएगा, एट 3' इंड ऑफ mRNA। फिर से सुन लेते हैं, ट्रिपलेट नेचर में ही सब क्वेश्चन फंसे हुए हैं। किसी एक कोडान की बात करेंगे तो कॉम्बिनेशन ऑफ 3 बेस जो mRNA पर होंगे, टोटल कोडान आ जाएंगे 64, जिसमें से 61 जो होते हैं वो सेंस होते हैं और 3 जो कोडान होते हैं वो नॉन सेंस या स्टॉप कोडान या टर्मिनेटर कोडान कहते हैं। जो सेंस कोडान होते हैं उसमें से एक कोडान जो मिथियोनिन के लिए कोड करता वही इनिशिएटर कोडान है। जो 3 कोडान नॉनसेंस या स्टॉप कोडान होते हैं वो UAA, UAG और UGA होते हैं। और यहाँ देखेंगे तो mRNA पर ये जो 5' इंड है वही मिलेगा क्या, इनिशिएटर कोडान, और जो 3' इंड है वही मिलेगा टर्मिनेटर कोडान। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो नेचर है वो है डीजेनरेट नेचर ऑफ कोडान। देख लो इसका क्या मतलब है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि कितने कोडान थे, 64 कोडान में से 61 क्या थे, सेंस कोडान, और 61 सेंस कोडान कोड करेंगे कितने, 20 अमीनो एसिड के लिए। तो पलट देते हैं, अगर आपसे कहा जाए कि 20 अमीनो एसिड कोडेड बाई, तो आंसर क्या दोगे, 61, 64 से नहीं 61 से कोड हो रहे हैं, 3 से तो कोड ही नहीं हो रहे हैं। इसका यह मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि बहुत सारे ऐसे अमीनो एसिड होंगे जिनके एक से ज्यादा कोडान होंगे। भाई अमीनो एसिड 20 है, कोडान 61 है, अगर वैसे बांटा जाए तो 3-3 आ रहे हैं, लेकिन वैसे बांटना नहीं है, किसी का 1 है, किसी के 2 है, किसी के 3 है, किसी के 4 है, किसी के 6 भी हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये निकला है, इसका मतलब निकला है कि बहुत सारे ऐसे अमीनो एसिड होंगे जो कोडेड बाई क्या, मेनी कोडान या मोर देन 1 कोडान कह सकते हो, बाई मोर देन 1
कोडान, वो एग्जाम्पल से समझ में आएगा। जैसे मान लेते हैं कि फिनाइल एलानाइन एक अमीनो एसिड है और इसका कोड देख लो क्या है। इसका कोड है UUU और UUC। आप बताओ, इस एक अमीनो एसिड के दो कोड हमने लिख दिए हैं। आप सोचो अगर ये कोडान ना मिले इसको और उसकी जगह ये मिल जाए तो अमीनो एसिड तो आ ही जाएगा सही। तो देखो थर्ड बेस क्वेश्चन पूछा गया है, ये जो थर्ड बेस है यही रिस्पांसिबल है डीजनरेट नेचर के लिए। ये पूछा गया सवाल है। डीजनरेट नेचर ऑफ जेनेटिक कोड किस बेस की मदद से होता है? तो थर्ड बेस। देखो UU इसमें भी है, UU इसमें भी है। तीसरा वाला जो बेस है वही मेन चेंज हो रहा है। तो चाहे इससे कोड कर लो चाहे इससे कोड कर लो। तो डीजनरेट नेचर का मतलब है कि एक किसी भी अमीनो एसिड के कितने कोड होंगे? तो हो सकता है एक से ज्यादा हो। तो जैसे एक से ज्यादा होगा उसका नाम क्या कर देंगे? डीजनरेट। वो अलग बात है कि कुछ ऐसे अमीनो एसिड है जिनका केवल एक एक कोडान है, वो तो एक्सेप्शन हो जाएगा। एक्सेप्शन देख लेते हैं। अमीनो एसिड, कुछ अमीनो एसिड हैं that only coded by वन कोडान। जैसे जैसे दो नाम याद रखिएगा, एक मिथियोनिन, अभी ऊपर लिखिए ना, और एक ट्रिप्टोफान है। मिथियोनिन का क्या था? AUG और ट्रिप्टोफान का UGG। तो कौन से ऐसे दो हैं जो किसी एक ही कोडान से द्वारा कोड किए जाते हैं? तो ये केवल दो हैं, वरना सबके क्या हैं? या तो मतलब इससे ज्यादा होंगे, मतलब मिनिमम दो कोडान होंगे, नहीं तो 3 कोडान, 4 कोडान, 5 कोडान, 6 कोडान, कुछ भी मिल जाएंगे। ये केवल दो लोग ऐसे हैं, 6 वाले तक भी है, दिखा देंगे आपको। ये वाले केवल दो ऐसे हैं जिनकी केवल क्या है? एक एक है बस। तो ये हो सकता है एग्जामिनर आपसे पूछ ले। तो तीसरा है यूनिवर्सल नेचर। यूनिवर्सल नेचर ऑफ कोडान। मतलब किसी पर्टिकुलर कोडान के द्वारा जो अमीनो एसिड कोड किया जाएगा केवल वही कोड किया जाएगा सभी में। कोडान कोड फॉर सेम अमीनो एसिड इन ऑल ऑर्गेनिज्म। चाहे वही जैसे UUU है वो हमारे में फिनाइल एलानाइन को कोड करेगा, तो वो बैक्टीरिया में भी फिनाइल एलानाइन को ही क्या करेगा? कोड करेगा। तो एक कोडान सेम अमीनो एसिड को कोड करे सब में, इस बात को कहते क्या है? यूनिवर्सल नेचर। कोडान कोड फॉर सेम अमीनो एसिड इन ऑल ऑर्गेनिज्म। मतलब प्लांट में, एनिमल में, ह्यूमन में और बैक्टीरिया में, सब जगह सेम। एग्जाम्पल समझ में आएगा। ह्यूमन इंसुलिन
ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूस बाय बैक्टीरिया इन किसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ये कैसे संभव हो पाया? तो कहोगे ड्यू टू यूनिवर्सल नेचर ऑफ कोडान। इसका एक्सेप्शन भी है। इसका एक्सेप्शन है कोडान प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड some प्रोटोजोन। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के जो कोडान है हो सकता है उसमें यूनिवर्सल नेचर ना हो। आगे बढ़े। अगला है, कितने हो गए थे? 4 5 4। चौथा नॉन एम्बिगुअस नेचर, ये एनसीईआरटी में दिया नहीं है, इसको स्पेसिफिक नेचर भी कहते हैं। इसका मतलब होता है कि एक अमीनो एसिड से एक कोडान से एक ही अमीनो एसिड कोड होगा, कोई दूसरा कोड नहीं होगा। जैसे ए है तो वो लाइसिन को कोड करेगा, तो दुनिया में सब जगह लाइसिन ही कोड करेगा। इसका मतलब है ईच कोडान ओनली कोड फॉर स्पेसिफिक अमीनो एसिड। मतलब वन कोडान कोड फॉर वन स्पेसिफिक अमीनो एसिड। एग्जाम्पल AAA ओनली कोड फॉर लाइसिन। ये 2 साल पहले आ गया था, इस नाते लिख लिया। यूनिवर्स बढ़े आगे। कितने नंबर हो गया? देखिए, कामा लेस या नो पंक्चुएशन या कंटिन्यूअस रीडिंग। जैसे मान लेते हैं कि ये mRNA है और इस पर बेस लिखे हुए, जैसे AUG
UCAACGU ऐसे कुछ लिखा हुआ है। तो यहाँ पढ़ते ऐसे हैं, वैसे तो हम लोग ऐसे पढ़ते हैं ना, AUG पढ़ते हैं, फिर UCA पढ़ते हैं, फिर AGC पढ़ लिया, ऐसे पढ़ लिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मान लेते हैं कि एक बेस यहां से निकाल दिया गया, ए डिलीट कर दो, तो जरा देखो कैसे लिखोगे। ये ऐसे अभी भी mRNA रहेगा। और लिखो कैसे, अब ऐसे लिखोगे, यहां लिखेंगे A, यहां लिखेंगे U, यहां G, फिर क्या लिखेंगे U, फिर C। अब देखना, अच्छा यहां 2 बार लिखा, इसको हटा देते हैं, यहां कुछ और लिख देते हैं, G लिख देते हैं, ठीक है। हाँ जरा देखो, अब मान लेते A हटा दिया, तो A हटा दिया तो A हट जाएगा, ये वाला G इसके साथ जुड़ जाएगा, तो UC क्या हो जाएगा, G हो जाएगा। अब CGU, अब देखो कोडान चेंज हो गए ना, ये तो ऐसे ही रहा, इसमें कोई दिक्कत नहीं रही, लेकिन ये वाला कोडान क्या हो गया, चेंज, तो ये वाला भी तो चेंज हो गया। तो क्यों चेंज हो गया, अगर आप सोचो यहाँ कामा लगा होता है इस जगह, तो अगर इस जगह कामा लगा होता तो ये कोडान खराब हो गया तो कोई बात नहीं, ये वाला कोडान चेंज ना होता। तो होता क्या है, किसी पर्टिकुलर mRNA पर कोडान की रीडिंग कैसे होती है, तो कहोगे 5' to 3' होती है, 5' to 3' होती है। और किस फैशन में, तो कहोगे कंटिन्यूअस फैशन में होती है, कोई कामा नहीं होता, कोई पंक्चुएशन नहीं होता है। इसी नाते यदि कोई एक बेस निकाल लोगे या इंसर्ट भी कर दोगे, यदि इंसर्ट भी कर दोगे तो जिस जगह इंसर्ट करोगे या जिस जगह डिलीट करोगे उसके आगे के सारे सीक्वेंस क्या हो जाएंगे, कोडान चेंज हो जाते हैं। ये क्यों चेंज हो जाते हैं, क्योंकि कैसा नेचर है, कामा लेस है या नो पंक्चुएशन है। तो 2 क्वेश्चन यहाँ याद रखेंगे, कोडान रीड किस दिशा में करेंगे, कहोगे 5' to 3' और किस मैनर में, तो कहोगे कंटिन्यूअस फैशन में, कोई कामा नहीं है। इसी नाते यदि एक बेस आप निकाल लोगे या डाल दोगे, इंसर्ट करोगे, डिलीट करोगे, तो सारे आगे के कोडान क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। लिख लीजिए, जेनेटिक कोडान या कोड, जेनेटिक कोड रीड इन 5' to 3' direction in continuous fashion without punctuation। इसका रिजल्ट क्या होगा, इंसर्ट या डिलीट कर दो बेस का तो चेंज हो जाएगा होल जेनेटिक कोड आफ्टर पॉइंट ऑफ इंसर्शन या डिलीशन। जहां से इंसर्ट या डिलीट करोगे उसके आगे सब चेंज हो जाएगा। एक परिस्थिति ऐसी होती है जब चेंज नहीं होता, वो आगे बताएंगे कब चेंज नहीं होता है। अगर हम फीचर की बात करें तो ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है जितने यहां लिखे हुए हैं। कोडान का नेचर ट्रिपलेट होता है, उसमें से जो 61 कोडान होते हैं वो कोड करते हैं अमीनो एसिड के लिए, और जो 3 होते हैं वो कोड नहीं करते हैं किसी अमीनो एसिड के लिए। इस नाते उन सबको क्या कहते हो, स्टॉप कोडान। कुछ ऐसे अमीनो एसिड होते हैं जो कोड होते हैं मोर देन 1 कोडान, और इसी नेचर को कहते हैं क्या हो, डीजनरेट नेचर। कोडान हमेशा रीड होते हैं mRNA पर किस फैशन में, क्योंकि कोई भी पंक्चुएशन नहीं होता है। कोड कैसे होते हैं, तो लगभग यूनिवर्सल होते हैं। जैसे
फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमन, अगर यू 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 की बात करें तो ये फिनाइल एलानाइन को ही कोड करेगा, किसी को कोड नहीं करेगा। वो अलग बात है, कुछ एक्सेप्शन है इसके। क्या? हैव बीन फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रियल कोडान या कुछ प्रोटोजोन, तो ये यूनिवर्सल नेचर का एक्सेप्शन है। एयूजी ये दो काम है, ये मिथियोनिन के लिए कोड करेगा, लेकिन यही क्या है? इनिशिएटर। और यूएए, यूएजी और यूजीए ये तीनों क्या है? स्टाप या टर्मिनेटर कोडान है। यार अगर आपके सामने ये सीक्वेंस हो तो बताओ कौन सा अमीनो एसिड आएंगे, तो बताओ। तो ये तो मिथियोनिन हो जाएगा, बाकी ये फिनाइल एलानाइन, फिनाइल एलानाइन, फिनाइल एलानाइन, फिनाइल, सब फिनाइल एलानाइन है। अच्छा, तो अगर आपको अमीनो एसिड का सीक्वेंस बता दिया जाए तो कोडान का सीक्वेंस बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हो। यहाँ क्या लिखोगे? एयूजी, यहाँ क्या लिख लोगे? चाहे यू 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 लिख लो और चाहे यू यू सी लिख लो। म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड हेडिंग पढ़ने से पहले कुछ सवाल एक कर लेते हैं, उसके बाद म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड पढ़ेंगे, फिर उसका भी सवाल करेंगे। तो एक क्वेश्चन लिख लीजिए। A segment of DNA code for protein contain 100 amino acid. How many base present in this DNA segment? How many base present over mRNA that for protein synthesis, or how many codon present over mRNA for this protein? करते हैं। इधर देखें, जो चीज पहले से पता है कि यदि एक अमीनो एसिड है तो कम से कम एक कोडान चाहिए, और एक कोडान में कम से कम 3 बेस चाहिए। कहां? एमआरएनए पर चाहिए 3 बेस चाहिए एमआरएनए पर। तो कितने बेस पेयर चाहिए डीएनए पर? भाई जितने बेस होंगे एमआरएनए पर उसके डबल होंगे डीएनए पर। भाई डीएनए डबल स्टैंडर्ड होगा, तो कहोगे 3 बेस आने वाले या 3 बेस पेयर ऑन डीएनए, कोई दिक्कत तो नहीं है। भाई यहां 3 बेस होंगे, वहां 3 बेस पेयर होंगे, और 3 बेस पेयर का मतलब क्या है? 6 बेस ऑन डीएनए। ये हमने एक का निकाला है। एक अमीनो एसिड ले लोगे, उसके लिए एक कोडान चाहिए, उसके लिए 3 बेस चाहिए। कहां? आरएनए पर। और 3 बेस तभी आरएनए पर होंगे जब 3 बेस पेयर होंगे डीएनए पर, और 3 बेस पेयर का मतलब ही क्या है? 6 बेस हो गए। अब इधर देखो कितने अमीनो एसिड है? 100 अमीनो एसिड है। ये बताओ 100 अमीनो एसिड के लिए कितने कोडान चाहिए?
तो देखो 100 तो चाहिए कोडान कौन से, सेंस वाले, और एक कोडान चाहिए कौन सा, अच्छा एक कोडान चाहिए स्टाफ। ये जो 100 कोडान है तो सेंस में इसी में तो इनिशिएटर है, तो टोटल कितने कोडान चाहिए, 101 कोडान चाहिए। कोई भी प्रोटीन बनी होगी तो उस प्रोटीन को बनने के लिए अगर 100 अमीनो एसिड हैं तो 100 तो सेंस कोडान चाहिए और एक स्टाफ कोडान चाहिए, तो कुल कितने हो गए 101 कोडान। अगर 101 कोडान है तो बताओ कितने बेस होंगे, आराम से बताओ भाई। एक कोडान से 3 बेस, तो 101 को 3 से गुणा कर दो, 303 बेस कहां होंगे, एमआरएनए पर। तो बताओ कितने बेस पेयर होंगे, अभी बताया है जितने यहां बेस लिखते उतने यहां, तो 303 बेस पेयर ऑन डीएनए, और अगर 303 बेस पेयर है तो 606 बेस ऑन डीएनए। अब एक ही सवाल में सारे क्वेश्चन है, फिर से सुन लीजिए। एक अमीनो एसिड तो एक कोडान, तो 3 बेस, तो 3 बेस पेयर, तो 6 बेस। डीएनए में या तो बेस पूछेगा तो बेस पेयर पूछेगा, बेस पूछेगा तो बेस बताइएगा, बेस पेयर पूछेगा तो पेयर बताइएगा। 100 अमीनो एसिड, 100 कोडान, कौन से चाहिए, सेंस वाले, और एक और चाहिए कौन सा, स्टाफ वाला। तो कुल कितने चाहिए 101। अब 101 कोडान है तो बताओ बेस कितने होंगे भाई। एक कोडान में 3 होते तो 101 में 303 होंगे। 303 बेस कहां मिलेंगे, एमआरएनए पर, तो 330 बेस पेयर मिलेंगे कहां, डीएनए पर। और बेस पेयर मिल गए तो क्या निकालोगे, बेस लिखो। क्वेश्चन बदलें, लिखे, स्मॉल डीएनए सेगमेंट हैज 102 बेसेज, हाउ मेनी अमीनो एसिड प्रेजेंट इन प्रोटीन synthesis with this segment of DNA। देखें, डीएनए पर 102 बेस है, मतलब 51 बेस पेयर है। तो एमआरएनए पर 51 बेस होंगे भाई। जितने वहां बेस पेयर होते हैं उतने यहां बेस होते हैं। अगर 51 बेस हैं तो कितने कोडान बनेंगे, तो 51/3 मतलब 17 क्या होंगे कोडान। अब 17 कोडान में से एक क्या हो जाएगा, स्टाफ कोडान, तो बचे कितने 16। सेंस कोडान तो 16 ही क्या होंगे अमीनो एसिड, लिख लो। 15 करने का क्या तरीका है, इसमें से इनिशिएटर निकाल दो, ठीक है, तब हो जाएगा। आगे बढ़े,
चलो हेडिंग डालो। म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड। सुन लीजिए जरा इधर। जब हम लोग म्यूटेशन पढ़ रहे थे तो म्यूटेशन में वहां लिखा था कि आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, और जानते यहाँ क्या लिख दिए, पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, बीच में पढ़ी पढ़े होगे इसका मतलब, लेकिन फिर भी काम की चीजें हमने वहां काफी कुछ एक्स्ट्रा बता दिया था। यहाँ फिर से सुन लेते हैं। दो टाइप के मेन म्यूटेशन है। एक होता है पॉइंट म्यूटेशन। ये वो म्यूटेशन होता है जिसमें डीएनए पर एक बेस पेयर बदल जाता है। अगर डीएनए पर एक बेस पेयर बदलोगे तो आरएनए पर क्या बदलेगा, बस बता दो। आरएनए पर एक बेस बदल जाएगा, और उस एक बेस बदलने के चक्कर में कोडान बदल जाएगा। जैसे जब हम लोग सिकल सेल एनीमिया पढ़ रहे थे तो GAG की जगह GUG, एक ही बेस तो बदला था। उस एक बेस बदलने से कोडान बदला, और कोडान जब बदलेगा तो एक अमीनो एसिड बदल जाएगा। तो ध्यान से सुनिए, जब एक बेस पेयर चेंज हो, एक बेस कोडान में चेंज हो, एक अमीनो एसिड प्रोटीन में चेंज हो, ये पॉइंट म्यूटेशन। और इसका बढ़िया एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया, जहां ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या आ गया था, वायलिन। ठीक, अभी लिखने सुन लो केवल। दूसरा तरीका है कि बेस पेयर चेंज ना करिए, डिलीट कर दीजिए। तो अगर बेस पेयर निकाल दोगे तो जो mRNA है ऊपर उस पर बेस निकल जाएगा। तो अगर जैसे बेस निकलेगा वैसे फिर क्या होगा, तो जिस पॉइंट से आप बेस निकाल लोगे या इंसर्ट भी कर सकते हो, उस पॉइंट के आगे के सारे कोडान क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। सारे कोडान चेंज होने का मतलब रीडिंग फ्रेम चेंज हो जाएगा। जब रीडिंग फ्रेम चेंज होता है तो उसी को फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। तो जब इंसर्शन या डिलीशन कर दें किसका, बेस का, तो रीडिंग फ्रेम चेंज हो जाएगा। तो नाम क्या हो जाएगा, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। कैसे अभी आगे बढ़ाएंगे, डिटेल में समझेंगे। अभी जनरल बात ये है, एक म्यूटेशन है पॉइंट म्यूटेशन, उसमें बिल्कुल स्पष्ट है क्या, चेंज करना है, डिलीट नहीं करना है। चेंज करना है मतलब रिप्लेस करना है। चेंज इन सिंगल बेस पेयर ओवर डीएनए, चेंज इन सिंगल बेस ओवर एमआरएनए, चेंज इन वन कोडान, चेंज इन वन अमीनो एसिड इन प्रोटीन। सिकल सेल एनीमिया इसका बेस्ट एग्जाम्पल। लेकिन यदि चेंज ना हो, क्या हो, डिलीट हो जाए या इंसर्ट हो जाए बेस, तो क्या हो जाएगा, तो जिस जगह डिलीट करोगे या जिस जगह इंसर्ट करोगे, मान लेते इस पॉइंट पर कोई एक बेस इंसर्ट कर दिया, तो जैसे यहां पर इंसर्ट करोगे यहां से यहां तक सब सही रहेगा, इसके आगे के सारे कोडान क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। इसको कहेंगे क्या, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, जो हमको इस हेडिंग में पढ़ना है। तो जो लिख रहा हूं उसे लिखिए पहले। म्यूटेशन दो प्रकार का, एक का नाम पॉइंट म्यूटेशन, और पॉइंट म्यूटेशन का मतलब है चेंज इन सिंगल बेस पेयर। अब सिंगल बेस पेयर कहां बदलोगे, पेयर बदलना है तो कहां बदलोगे भाई, डीएनए बदलोगे। तो रिजल्ट में क्या होगा, चेंज इन सिंगल बेस कहां, ओवर एमआरएनए। तो रिजल्ट क्या होगा, चेंज इन वन कोडान, और एक कोडान चेंज, तो चेंज इन वन अमीनो एसिड। ये तो होता है। अब दूसरा ये है, हाँ इसका एग्जाम्पल, सिकिल सेल एनीमिया, जिसमें ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या आ गया था, वायलिन। वो यहां लिखना नहीं है।
वो वहां से कल से रिमम डिटेल में लोग लिख ही चुके हैं, उसको यहाँ लिखने को मतलब नहीं। दूसरा है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ये क्या है? तो ये है इंसर्शन या डिलीशन भी कह सकते हो। इंसर्शन या डिलीशन ऑफ बेसेज ओवर mRNA। तो क्या हो जाएगा? चेंज इन रीडिंग फ्रेम ऑफ कोडान ओवर mRNA। कहां? आफ्टर पॉइंट ऑफ इंसर्शन या डिलीशन। एक ऐसी परिस्थिति होती है जब रीडिंग फ्रेम चेंज नहीं होता है। कैसे? भी आगे देखेंगे, अभी फिलहाल चेंज ही देखेंगे। तो दोनों में अंतर बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। वहां क्या था? चेंज कर दिया था, तो एक बेस पेयर चेंज किया, तो एक बेस चेंज किया, तो एक कोडान खराब किया, तो एक अमीनो एसिड खराब किया। यहाँ क्या हुआ? यहाँ यह हुआ है कि आपने एक या बेस निकाल लिया है या इंसर्ट कर दिया है, तो जिस जगह इंसर्ट करोगे या जिस जगह डिलीट करोगे उसके आगे के सारे कोडान चेंज हो जाएंगे। अब जब सारे कोडान चेंज हो जाएंगे तो सारे अमीनो एसिड भी चेंज हो जाएंगे। यहाँ सिर्फ एक अमीनो एसिड चेंज हुआ था, यहाँ मेनी अमीनो एसिड चेंज हो जाएंगे। मेनी कोडान चेंज, तो रिजल्ट में मेनी अमीनो एसिड भी क्या होंगे? चेंज। एक परिस्थिति है जिसमें चेंज नहीं होते, वो भी अलग से देखेंगे। जरा देख लीजिए, भी लिखिएगा नहीं। जैसे मान लेते हैं कि ये mRNA है और ये इसका 5' है और ये इसका 3' है, और यहाँ बेस सीक्वेंस है जैसे AUG, पहले लिख लिया UCA GAC UGC, ऐसे कुछ लिख लिया, ठीक है। और आगे A और लिख लेते हैं, मान लेते इतने हैं। तो अभी स्पष्ट दिख रहा है कि देखिए एक कोडान ये दिख रहा है, 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 आगे भी और कोडान होंगे, ठीक है। फिर मान लेते हैं किसी कारणवश इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जहां ए लिखा है, या तो यहां आप इंसर्शन कर दीजिए, तो जैसे इंसर्शन करोगे उसे होगा क्या, या मान लेते हैं इसको डिलीट कर दीजिए। दो ही ऑप्शन तो है, या तो इंसर्शन कर दीजिए या तो डिलीशन। तो जैसे इंसर्ट करोगे तो इस जगह कुछ और लिख दोगे, मान लेते हैं हमने यहां पर जी लिख दिया, तो होगा क्या, ये इधर की तरफ क्या कर जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। और अगर हमने ए निकाल लिया तो ये इधर की तरफ क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो जो इंसर्शन या डिलीशन होता है तो उसके आगे के जो सीक्वेंस है वो शिफ्ट होते हैं किधर की तरफ, तो कहोगे जहां इंसर्ट करेंगे उससे दूर जाएगा और जहां डिलीट करेगा उधर की तरफ आएगा। इसी नाते फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन भी दो प्रकार का होता है, फ्रेम शिफ्ट इंसर्शन और फ्रेम शिफ्ट डिलीशन। अभी लिखना नहीं। इससे क्या होगा, फ्रेम शिफ्ट इंसर्शन, और इससे क्या होगा, फ्रेम शिफ्ट डिलीशन। ठीक, अब आप आराम से बताइए शिफ्ट किधर होगा। तो अगर इंसर्शन हुआ है तो किधर शिफ्ट करोगे, और डिलीशन हुआ है तो किधर शिफ्ट करोगे। इस केस में इंसर्शन
अवे होगा पॉइंट ऑफ इंसर्शन, और इस केस में टूवर्ड होगा। तो रीडिंग फ्रेम शिफ्ट अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ इंसर्शन। और अगर हम डिलीट किएंगे तो क्या होगा, रीडिंग फ्रेम शिफ्ट टूवर्ड पॉइंट ऑफ डिलीशन। चलो शिफ्ट करके देख लेते हैं। मान लेते हैं शिफ्ट होने के बाद स्थिति ये है, डिलीशन मान लेते हैं ये 5 डैश है, ये 3 डैश है। अब डिलीशन हुआ है, दोनों एक साथ तो बता नहीं सकते हैं, मान लेते हैं कि डिलीशन हुआ है। तो देखो AUG जैसे लिखा था वैसे ही लिखा जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं। लेकिन जो UCA था ये कोड क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, और ये वाला G इसके साथ आ जाएगा। तो होगा क्या, UCG। अब जब G इसके साथ चला गया तो ACU। अब जब ACU चला गया तो GCA। अब देखो कितने कोडान, ये चेंज हुआ, ये चेंज हुआ, और ये चेंज हुआ, और आगे वाले भी साथ जितने होंगे वो सब चेंज हो जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा। तो अगर हम लोगों ने डिलीशन किया या इंसर्शन किया तो कितने कोडान चेंज होगी ये भी एग्जामिनर पूछता है। टोटल कोडान दे देगा और कितने कोडान चेंज होगा ये पूछेगा। तो कैसे पता करोगे, तो उस पॉइंट के पहले वाला कोडान क्या होगा। अब जैसे मान उसके पहले वाला जो कोडान उसमें चेंज नहीं होगा। अच्छा अगर ये निकाल ले तो क्या दिक्कत होती है, अगर ये निकाल लेते तो भी तो ये कोडान खराब हो जाता। तो चाहे ये निकाल लो, चाहे ये निकाल लो, चाहे ये निकाल लो, कोडान ये खराब होना निश्चित है। तो जो कोडान से निकालोगे वो कोडान खराब होगा, और उसके आगे के सारे कोडान क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। और अगर इंसर्शन करोगे तो वही हाल यहाँ भी होगा, इंसर्शन से भी वैसे चेंज होता चला जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि कितने कोडान चेंज होंगे। तो कहोगे जिस पॉइंट पर इंसर्शन या डिलीशन किए हैं उसके पहले का जो कोडान है वो चेंज नहीं होगा, उसके बाद के चेंज होंगे। अभी लिखो नहीं। अच्छा ऐसा कुछ कर ले, ऐसा कुछ कर ले कि अभी तो ये चेंज हो चुका है, एक और निकाल लेते हैं। अभी A निकाला था, उसके बगल से C भी निकाल लेते हैं। अगर मान लेते हैं 2 निकाल लें तो क्या होगा, तो अगर 2 निकाल लेंगे, इतने निकाल लें, अगर हम लोग 2 निकालें तब क्या होगा, तो देखो क्या होगा। तो देखो कैसे चेंज हो जाएगा, ये ऐसे रहेगा, इधर 5 डैश लिखेंगे, इधर 3 डैश लिखेंगे। AUG में तो कोई चेंज नहीं आएगा, AUG वैसे रहेगा। अब 2 निकाल लिया, C निकाल लिया और A निकाल लिया, तो क्या होगा, तो UGA हो जाएगा, UGA, और फिर CUG होगा, CUG होगा। ऐसे आगे सारे क्या हो जाएंगे, चेंज। अच्छा मान लेते हैं कि ये तीनों बेस डिलीट कर देते हैं। अब तीनों डिलीट कर देते हैं तो कर लेते हैं। तो अगर तीनों डिलीट करेंगे तो देखो क्या होगा, AUG तो वैसे ही लिखोगे, ये पूरा का पूरा सेट निकल गया, फिर क्या लिखोगे, GAC और UGC और A लिखोगे। ध्यान सुनना, इसमें कोई चेंज हुआ नहीं, इसमें कोई चेंज हुआ नहीं, इसमें कोई चेंज हुआ नहीं, तो आगे भी चेंज नहीं होगा। तो ध्यान से सुनेंगे। रीडिंग फ्रेम में क्वेश्चन है, यदि आप किसी पर्टिकुलर जगह से एक बेस निकालोगे रीडिंग फ्रेम चेंज, 2 बेस निकालोगे रीडिंग फ्रेम चेंज, लेकिन जैसे 3 निकालोगे, 3 या उसके मल्टीपल में निकालोगे, 6 निकाल ले तो भाई, अगर 3 निकालो ये निकल जाए, 6 निकालो ये निकल जाएगा। तो 3 निकालें या 6 निकालें या 3 के मल्टीपल में निकाल ले या इंसर्ट कर दे, बात तो एक ही है। तो रीडिंग फ्रेम उस पॉइंट के आगे चेंज नहीं होगा। तो ये अच्छा सवाल है, कब कब चेंज होगा, एक बेस इंसर्ट या डिलीट करो तो चेंज,
2 बेस इंसर्ट या डिलीट करो तो चेंज, लेकिन जैसे 3 बेस या उसके मल्टीपल में इंसर्ट या डिलीट करोगे तो क्या होगा, तो उसके आगे रीडिंग फ्रेम चेंज नहीं होगा। इसकी भी एक शर्त है, जरा देखो। अच्छा हम कह रहे 3 ये निकाल लो, अब तो चेंज हो जाएगा। तो 3 निकालने पर भी चेंज हो सकता है, किस परिस्थिति में? फिर ध्यान रखना पोजीशन, ध्यान सुनिएगा। अगर तीसरा चौथा पांचवा निकाल ले तो कोई चेंज नहीं। अच्छा चौथा पांचवा छठा निकाल ले तो चेंज हो जाएगा। तो 3 बेस निकालो, 3 के बाद कोई दिक्कत नहीं, 6 के बाद कोई दिक्कत नहीं, 9 के बाद कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे 4 के बाद 3 निकाल लिए फिर दिक्कत आ जाएगी। अगर 4 के बाद 3 निकालोगे तो जो कोडान के 2 निकालोगे वो खराब हो जाएगा, उसके आगे वाला। तो कंक्लूसिव बात याद रखेंगे, फिर से भी इसको समझा देते हैं। कंक्लूसिव बात यह है कि जब कभी किसी पर्टिकुलर एमआरएनए पर बेस सीक्वेंस में से बेस निकाले जाएंगे या बेस डाले जाएंगे तब रीडिंग फ्रेम चेंज होगा। उस पॉइंट के आगे चेंज होगा। किस प्रकार से ध्यान रखना है, एक बेस निकालें या एक बेस डालें, 2 बेस निकालें या 2 बेस डालें, चेंज निश्चित है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब 3 बेस इंसर्ट कर लो या 3 बेस डिलीट कर दो तो आगे का रीडिंग फ्रेम चेंज नहीं होगा। बस शर्त याद रखना है, क्या? वो 3 कहां से निकालो? तो वो 3 निकालो 3 के बाद या 6 के बाद या 9 के बाद। 3 के बाद निकालो मतलब ये पूरा सेट निकाल लो, 6 के बाद मतलब ये पूरा सेट निकाल लो, 9 के बाद मतलब ये पूरा सेट निकाल लो। तो रीडिंग फ्रेम चेंज नहीं होगा। तो चेंज क्या होगा? नहीं, रीडिंग फ्रेम तो नहीं चेंज होगा, तो फिर चेंज क्या होगा? तो चेंज हो जाएंगे नंबर ऑफ अमीनो एसिड इन प्रोटीन। भाई कोडान तो चेंज हो जाएंगे ना। भाई पहले मान लेते हैं 10 कोडान थे, अब आपने पूरा 3 का सेट निकाल लिया तो 9 नहीं बचे। 9 बचे तो नंबर ऑफ कोडान चेंज हो गए ना। नंबर चेंज हो गया तो अमीनो एसिड चेंज हो जाएगा। तो कुछ ना कुछ तो चेंज होना ही है। ठीक है, फिर से सुन लेते हैं, फिर आराम से लिखिएगा। देखिए क्या है, मान लेते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर किसी बेस को डिलीट कर देते हैं। तो जैसे डिलीट करोगे वैसे होगा कि अभी हमने एक बेस निकाला है तो हालात ये हो जाएंगे। यू सी के बाद क्या आ जाएगा? जी आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम 2 बेस निकाल लेंगे तो जैसे 2 निकाल लोगे तो यू के बाद सीधे जी ए आएगा, यू के बाद सीधे जी ए। और मान लेते 3 बेस निकाल लोगे तो ये पूरा सेट निकल जाएगा। तो इसके बाद सीधे ये कोडान आएगा, रीडिंग फ्रेम चेंज नहीं होगा। ठीक है, रीडिंग फ्रेम कब चेंज होता है और कब चेंज नहीं होता? कब चेंज होता है? तो कहोगे एक बेस इंसर्ट करो या 2 बेस इंसर्ट करो या 2 बेस डिलीट करो तो चेंज हो जाएगा। 3 बेस इंसर्ट या डिलीट करोगे या उसके मल्टीपल में डिलीट करोगे तो चेंज नहीं होगा। बस ये ध्यान रखना वो 3 निकाले कहां से हो। अगर 3 के बाद मतलब चौथा पांचवा छठा निकाल लिए हो तो कोई चेंज नहीं होगा। लिख लो। पॉइंट्स लिख लो। इफ 1 या 2 बेस क्या किया जाए? इंसर्ट या डिलीट किया जाए एट एनी पॉइंट, कहीं से कर दो, उससे कोई मतलब नहीं। रीडिंग फ्रेम क्या हो जाएगा? चेंज, कन्फर्म। फिर शर्त बदल देते हैं। इफ 3 या मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब 6 या 9, ठीक है, बेस क्या कर दिए जाएं? इंसर्ट या डिलीट कर दिए जाएं। फ्रॉम 1 या मल्टीपल कोडान, तो क्या होगा? नो चेंज।
इन रीडिंग फ्रेम। बस ये संख्या याद रखिएगा। ये इंसर्ट या डिलीट कहां करें बेटा, इसकी शर्त है क्या, आफ्टर थर्ड या सिक्स या नाइन्थ। 3 के बाद 3 निकाल लो, 6 के बाद 3 निकाल लो, 9 के बाद 3 निकाल लो, चेंज नहीं होगा। अब देखो, इफ 3 या मल्टीपल बेस इंसर्ट या डिलीट किए जाए तो बताओ कितने कोडान चेंज हो गए। तो अगर 3 बेस किए होंगे तो 1 या, अब मल्टीपल किए होंगे तो भाई मल्टीपल कोडान चेंज, तो रिजल्ट क्या होगा, 1 या मल्टीपल अमीनो एसिड क्या हो जाए, चेंज हो जाए। बस क्या नहीं चेंज होगा, रीडिंग फ्रेम चेंज नहीं होगा। चलो एनसीईआरटी खोलो। The relationship between gene and DNA are best understood by mutation। कह रहा हम लोग पढ़ चुके हैं म्यूटेशन को चैप्टर 4 में, और वहां लिखा था चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। इफेक्ट ऑफ लार्ज डिलीशन एंड रीअरेंजमेंट इन ए सेगमेंट ऑफ डीएनए, यह आसानी से समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर लॉस ऑफ गेन ऑफ जीन सो फंक्शन, इफेक्ट ऑफ पॉइंट म्यूटेशन को हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। क्लासिकल एग्जाम्पल पहले से पता है पॉइंट म्यूटेशन का, चेंज इन सिंगल बेस पेयर जीन पर बीटा ग्लोबिन चेन रिजल्ट इन चेंज इन अमीनो एसिड। ग्लूटामेट की जगह क्या आया, वैलिन। बीमारी का नाम सिकल सेल एनीमिया, पहले से पता है। पॉइंट म्यूटेशन इंसर्ट या डिलीट ए बेस इन स्ट्रक्चरल जीन, उसका रिजल्ट देखो क्या होगा। तो यहाँ एग्जाम्पल दिया है, इसका कोई बहुत मतलब नहीं है। कह रहा राम हैज रेड कैप लिखा है, तो यहाँ से तो इंसर्ट करने लगे। अब यहाँ पहले बी इंसर्ट किए, फिर बी आई इंसर्ट किए, फिर बी आई जी इंसर्ट कर दिए। तो राम में कोई चेंज नहीं, हैज में कोई चेंज नहीं, रेड में कोई चेंज नहीं, कैप में कोई चेंज नहीं, ये नया कोडान बन गया। वैसे यहाँ देखो लिखा है राम हैज रेड कैप था, राम हैज रेड कैप था, उसमें से पहले क्या किए, आर डिलीट किए तो ये बचा, फिर ई भी डिलीट कर दिए तो ये बचा, और फिर डी भी डिलीट कर दिए तो राम हैज कैप बचा। ठीक है, ये किसका है, फ्रेम शिफ्ट डिलीशन, ये किसका है, फ्रेम शिफ्ट इंसर्शन, उसका कोई मतलब नहीं। यहां कंक्लूजन देखो, कंक्लूजन फ्रॉम द एबव एक्सरसाइज वेरी ऑब्वियस, ये टिक कर लो, इंपॉर्टेंट है। इंसर्शन करो या क्या करो, डिलीशन, एक का करो या चेंज कर देगा क्या, रीडिंग फ्रेम, किस पॉइंट से, जहां आपने इंसर्शन या डिलीशन किया होगा। ऐसे म्यूटेशन को हम कहेंगे क्या, तो अगर इंसर्शन हुआ तो फ्रेम शिफ्ट इंसर्शन, और डिलीशन हुआ तो फ्रेम शिफ्ट डिलीशन कहोगे। बस ये ध्यान रखना कि यदि इंसर्शन या डिलीशन कर दें किसका, 3 या मल्टीपल बेस का, तो तुरंत क्या हो जाएंगे, इंसर्ट या डिलीट हो जाएंगे। 1 या मल्टीपल कोड, भाई 3 इंसर्ट करोगे तो 1 कोडान इंसर्ट हो जाएगा, और 3 बेस निकाल लोगे तो 1 कोडान डिलीट हो जाएगा। तो इंसर्ट करो या डिलीट करो, कितने, 3 या मल्टीपल, तो तुरंत इंसर्ट हो जाएगा या डिलीट हो जाएगा। या तो 1 कोडान डिलीट हो जाएगा, या तो 1 से ज्यादा कोडान डिलीट हो जाएंगे। तो उसका रिजल्ट देखो कहां पड़ेगा, रिजल्ट होगा या तो 1 या तो मल्टीपल अमीनो एसिड पर असर पड़ जाएगा। ये तो चेंज हुआ, लेकिन कह रहा रीडिंग फ्रेम रिमेन क्या, अनअल्टर्ड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड, उसके आगे चेंज नहीं होगा। हेडिंग डालिए टीआरएनए एडाप्टर मॉलिक्यूल, और एक डायग्राम बना रहे हो, बना लीजिए, फिर इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। टीआरएनए या ट्रांसफर
आरएनए जैसा कोई आरएनए दुनिया में होता है? इसके पाए जाने की हाइपोथेसिस फ्रांसिस क्रिक ने की थी, वही जो डीएनए के स्ट्रक्चर में थे। तो प्रेजेंस ऑफ ट्रांसफर आरएनए प्रपोज्ड बाय, या उसकी हाइपोथेसिस किसने दी? तो आंसर देंगे क्रिक ने। लेकिन टीआरएनए को डिस्कवर किसने किया? एक होगलैंड नाम के वैज्ञानिक उन्होंने किया। ठीक, ये तो रटने वाले सवाल हो गए। दो सवाल और रटने वाले। टीआरएनए का सेकेंडरी जो स्ट्रक्चर होता है, जो सामने ये बना है, इसको क्लोवर लीफ मॉडल कहते हैं। स्वीट क्लोवर एक घास का नाम है जिसको 3 पत्ती घास कहते हैं। बिल्कुल वैसे 3 पत्ती घास जैसा इसका स्ट्रक्चर है। एक पत्ती ये लगी, एक पत्ती ये लगी, एक पत्ती ये लगी, ये मेन डंठल। तो 3 पत्ती की एक घास होती है स्वीट क्लोवर, मीठी घास जैसे कहते हैं, जहरीली होती है, होती मीठी लेकिन जहरीली होती है। ठीक है, तो स्वीट क्लोवर की जो लीफ होती है उसके जैसा है, तो इसका नाम क्लोवर लीफ मॉडल पड़ गया। बाद में पता चला कि इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर वैसा होता है। अब एक्चुअल स्ट्रक्चर को इन्वर्टेड एल शेप कहते हैं। वो कौन सा एल है? तो एल उल्टा है। ठीक है, सामान्य एल ऐसे बनाते हैं ना, ऐसे बनाते हैं, इसको उल्टा कर दीजिए तो इन्वर्टेड एल हो जाएगा। तो इन्वर्टेड एल शेप। ठीक, अब जैसा लिखा सुनो, दिमाग में लगाओ अपना। फिर सवाल आता है कि किसी पर्टिकुलर ट्रांसफर आरएनए में क्या क्या विशेषताएं होती है? तो ट्रांसफर आरएनए की 2-3 मेन विशेषताएं हैं। आरएनए दुनिया का कोई भी हो, हमेशा 5' to 3' ही पढ़ा जाता है। ये इसका 5' है, ये इसका 3' है। तो इधर से इधर आएंगे, फिर इधर जाएंगे, फिर इधर आएंगे, फिर इधर जाएंगे, फिर इधर जाएंगे, फिर इधर जाएंगे, फिर इधर, फिर इधर जाएंगे। इसको पकड़ लीजिए, ऐसे खींच दीजिए तो सीधा आरएनए बन जाएगा। अगर इसको सीध खींच देंगे तो सिंगल स्टैंडर्ड है। तो होता क्या है, आरएनए सिंगल स्टैंड ही होता है, लेकिन ये कुछ जगहों पर इसने क्या किया है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग कर ली है। तो कुछ जगहों पर ये क्या हो गया है, डबल स्टैंडर्ड, और कुछ जगहों पर क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड। इसी नाते इसको कहा जाता है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, क्योंकि ये सिंगल भी और डबल भी है। सब रटने वाले सवाल है। इसमें स्ट्रक्चर वाइज क्वेश्चन याद रखना है क्या, इसमें जो 3' इंड होता है, जैसे मान लेते ये टीआरएनए है, टेढ़ा मेढ़ा हो गया अलग बात है, लेकिन है तो एक सिंगल स्टैंड। इसका मान लेते ये 3' है, वहीं पर अमीनो एसिड जुड़ता है, तो इसके पास एक अमीनो एसिड एक्सेप्टर इंड होता है जो वास्तव में 3' इंड होता है। दूसरा, इसमें एक डीएचयू लूप होती है जिसका काम है एंजाइम रिकॉग्नाइज करना। कौन से एंजाइम? तो अमीनो एसिड बाइंडिंग में जो एंजाइम लगते हैं उनको रिकॉग्नाइज करता है। इसमें एक जगह इसका नाम टी साइज सी लूप है। अभी आगे प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ेंगे। प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम टीआरएनए राइबोसोम से अटैच होता है। टीआरएनए राइबोसोम से कहां अटैच होगा? तो कहोगे लार्जर यूनिट से अटैच होगा। तो जिस लूप की मदद से अटैच होता है वो लूप यही होती है, फॉर बाइंडिंग ऑफ टीआरएनए टू द लार्जर यूनिट ऑफ राइबोसोम। सबसे इंपॉर्टेंट लूप इसका ये है, एंटीकोडान लूप। एंटीकोडान लूप में टोटल 7 अनपेयर बेस पाए जाते हैं, और उन 7 में से जो 3 अनपेयर बेस हैं बीच के, भाई 2 इधर छोड़ दो, 2 इधर, तो 3 बीच में बचेंगे। जो 3 अनपेयर बेस हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है? एंटीकोडान। इनको एंटीकोडान क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ जो भी बेस सीक्वेंस होते हैं वो कॉम्प्लीमेंटरिटी शो करते हैं किससे? कोडान, जो प्रेजेंट किसके ऊपर है? एमआरएनए। इसी नाते ये बाइंड करते हैं किससे? कोडान से। अब इधर आ जाओ, ये मान लेते हैं कि एक एमआरएनए है जिसका ये 5' है, ये 3' है, तो कोडान इधर से इधर पढ़ा जाएगा। तो कोडान क्या पढ़ोगे? AGU मान लेते कोडान है, तो एंटी कोडान देखो क्या होगा। तो एंटी कोडान A की जगह U होगा, G की जगह C होगा, और U की जगह A होगा। अब इसको पढ़ेंगे कैसे ये समझना है बस। तो देखो, हमेशा चाहे कोडान हो चाहे एंटी कोडान हो, पढ़ा हमेशा 5' to 3' ही जाता है। तो कोडान क्या बोलोगे? तो कोडान के नाम पर आप क्या बोलोगे? तो कोडान के नाम पर बोलोगे AGU। अच्छा, एंटी कोडान के नाम पर क्या बोलोगे? UCA जैसे बोलोगे गलत हो जाएगा। देखो कैसे, ध्यान से देखना। ये है 3', तो यहां क्या होगा? 3', और यहां क्या होगा? 5'। तो क्या इधर से इधर बताओगे? किधर से किधर बताओगे?
ये है 5 डैश, तो इधर से इधर बताओ, तो एंटी कोडान क्या बताओगे, तो ए सी और यू बताओ। ये ध्यान रखिएगा आंसर लगाते वक्त, अगर उसने कहा कि कोडान ये है और एंटी कोडान बताओ, तो एंटी कोडान UCA है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन UCA तब कहोगे जब आंसर 3 डैश टू 5 डैश होगा। आंसर ये सही है क्योंकि ये है क्या, ये है 5 डैश टू 3 डैश। और अगर इसी जगह ये लिख दे UCA, तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 डैश टू 5 डैश। ध्यान से सुनिए, अगर ऑप्शन में ये ना हो तब तो मजबूरी में आप ये लगाओगे, लेकिन ऑप्शन में दोनों दिए होंगे तो तुरंत ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि आरएनए पढ़ते कैसे हैं, 5 डैश टू 3 डैश। फिर से सुन लेते फिर लिख लेंगे। ट्रांसफर आरएनए हाई दुनिया में इसका प्रपोजल सबसे पहले फ्रांसिस क्रिक ने दिया, लेकिन खोज करता इसके हॉकलैंड। ट्रांसफर आरएनए का सेकेंडरी स्ट्रक्चर स्वीट क्लोवर लीफ के जैसा होता है, इसी को क्लोवर लीफ मॉडल कहते हैं, लेकिन इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर इन्वर्टेड एल शेप, वो टर्सरी स्ट्रक्चर होता है। दूसरा सवाल, किसी पर्टिकुलर ट्रांसफर आरएनए में क्या क्या पाया जाएगा, तो इसमें कुछ जगह पर सिंगल स्टैंड होगा, कुछ जगह पर डबल स्टैंड होगा, इसी नाते इसको कहते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। इसमें कई लूप हैं, एक है THU लूप, एक है T-साइज-C लूप, एक है एंटीकोडान लूप, एक है 5 डैश इंड, एक है 3 डैश इंड। इसमें क्वेश्चन याद रखेंगे, इसका जो 3 डैश इंड है वो अमीनो एसिड एक्सेप्टर इंड है, वही आके अमीनो एसिड जुड़ेगा, ये जाकर के अमीनो एसिड से वही जुड़ेगा। दूसरा, इसके बारे में भले ही ना याद रखो, इसके बारे में भले ही ना याद रखो, लेकिन इसके बारे में याद रखना, क्या, एंटीकोडान लूप में एंटीकोडान जो पाए जाते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, किससे, कोडान से। क्या नाम है, कोडान। अब कोडान और एंटीकोडान याद रखिएगा, तो कोडान कहाँ है, mRNA पर, किस दिशा में पढ़ोगे, 5 डैश, और एंटीकोडान कहाँ है, tRNA पर, और वही पढ़ोगे क्या, 5 डैश टू 3 डैश ही पढ़ोगे। इसी नाते अगर कोडान ये है तो एंटीकोडान ये होगा, लेकिन बोलोगे कैसे, तो बोलेंगे इधर से ACU बोलेंगे, क्या नहीं बोलेंगे, UCA नहीं बोले। हाँ, ये ऑप्शन में ना हो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक दो और रटने वाले सवाल हैं। इसी ट्रांसफर आरएनए को सॉल्युबल आरएनए या sRNA भी कहते हैं। एक दो क्वेश्चन और, इसका नाम ट्रांसफर आरएनए क्यों है, अरे तो भैया ये प्रोटीन सिंथेसिस के समय अमीनो एसिड को यही तो कैरी करके लाता है, तो इसी नाते अमीनो एसिड ट्रांसफर करेगा, तो नाम क्या रख दोगे, ट्रांसफर आरएनए। इसका नाम एडाप्टर आरएनए क्यों है, एडाप्टर आरएनए इस नाते है कि विशेष अमीनो एसिड के लिए विशेष ट्रांसफर आरएनए होता है, स्पेसिफिक नेचर होता है। ऐसा नहीं कि एक ही टीआरएनए पर कई एंटीकोडान हो, भाई किस विशेष ट्रांसफर आरएनए पर विशेष एंटीकोडान होगा जो किसी विशेष कोड के लिए बना होगा, और विशेष कोड किसके लिए होगा, किसी अमीनो एसिड के लिए होगा। तो किसी पर्टिकुलर विशेष अमीनो एसिड को कैरी करने के लिए इसके पास विशेष एंटीकोडान होता है, और वो उसी को रीड करेगा, किससे, कोडान को, तो नाम इसका क्या रख देंगे, एडाप्टर। तो इसका नाम एडाप्टर है, उसका अलग कारण है, इसका नाम ट्रांसफर है, उसका अलग कारण है, इसका नाम सॉल्युबल आरएनए भी है। सब रटने वाले सवाल है, तो लिख डालिए 4-5 पॉइंट ऐसे लिख रहे हैं। प्रेजेंस ऑफ, बातचीत ना करें, प्रपोज बाई फ्रांसिस क्रिक, लेकिन टीआरएनए डिस्कवर बाई हॉगलैंड। टीआरएनए को कनेक्टिंग लिंक कहते हैं, किसके किसके बीच, बिटवीन, किसके किसके बीच, डीएनए एंड क्या, आरएनए, क्योंकि सिंगल भी और डबल भी है। टीआरएनए
का सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसा है? क्लोवर लीफ लाइक है, जबकि इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसा है? इन्वर्टेड एल शेप। टीआरएनए का जो 3' इंड है वो काम आता है एज अमीनो एसिड एक्सेप्टर, क्योंकि यही वो जगह है, प्लेस फॉर बाइंडिंग अमीनो एसिड। टीआरएनए में कई लूप हैं, जैसे DHU लूप, एंटी कोडान लूप, जैसे T-Psi-C लूप। टीआरएनए बाइंड करेगा किससे? लार्जर यूनिट ऑफ राइबोसोम with help of कौन सा? तो T-Psi-C लूप। लेकिन टीआरएनए एमआरएनए से भी तो बाइंड करेगा, किस लूप से? तो टीआरएनए एमआरएनए से जुड़ेगा एंटी कोडान लूप से। बस 3 क्वेश्चन है। टीआरएनए का जो एंटी कोडान लूप है उसमें 3 अनपेयर बेस को कहा जाता है क्या? एंटी कोडान, और बाइंड करेंगे किससे? कोडान प्रेजेंट ओवर क्या? एमआरएनए। टीआरएनए को कहा जाता है सॉल्युबल आरएनए या एसआरएनए, और आखिरी टीआरएनए को कहा जाता है स्मॉलेस्ट। सब रटने वाले सवाल हैं। टीआरएनए को एडाप्टर आरएनए क्यों? हैव ए स्पेसिफिक कोडान एंड ए स्पेसिफिक अमीनो एसिड। विशेष कोडान, सॉरी विशेष एंटी कोडान, एंटी कोडान। विशेष एंटी कोडान होगा और विशेष अमीनो एसिड होगा।
टीआरएनए को ट्रांसफर आरएनए भी कहते हैं। क्यों? ये ब्रिंग करेगा अमीनो एसिड। एस्पिक एंटीकोडान क्यों के लिए है? क्योंकि रीड करना है कोडान ऑन एमआरएनए। ब्रिंग अमीनो एसिड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। सब रटने वाले सवाल हैं। दो तीन क्वेश्चन राइबोसोमल आरएनए या आरआरएनए के लिख लीजिए। पहले से पता है राइबोसोमल आरएनए स्ट्रक्चरल भी है और कैटालिटिक भी है। स्ट्रक्चरल का मतलब है ये राइबोसोम बनाएगा और कैटालिटिक का मतलब है ये एंजाइम की तरीके से काम करेगा। पहले से पता है 23S राइबोसोमल आरएनए एंजाइम के तरीके से काम करता है। किसमें? बैक्टीरिया में। और ये राइबोसोम बनाता है। राइबोसोम में क्या पाया जाता है? तो कहोगे राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन कितने टाइप की? 80 टाइप की। ये यहां लिखा हुआ है। सब रटने वाले सवाल हैं। एज स्ट्रक्चरल आरएनए एंड कैटालिटिक आरएनए। स्ट्रक्चरल क्यों बनाएगा? राइबोसोम। और कैटालिटिक क्यों? एंजाइम फॉर ट्रांसलेशन। प्रोटीन सिंथेसिस में एंजाइम का भी काम करता है। एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। कौन सा? 23S राइबोसोमल आरएनए ये एंजाइम है इन बैक्टीरिया। बताओ राइबोसोम में क्या क्या होता है? तो राइबोसोमल आरएनए और प्लस क्या होती है? प्रोटीन। कितने टाइप की? 80। राइबोसोमल आरएनए मोस्ट एबंडेंट आरएनए है। ये रटने वाले सवाल है सब। मोस्ट स्टेबल आरएनए। यहां स्मॉलेस्ट लिखा है, यही लॉन्गेस्ट है। या लार्जेस्ट भी कह सकते हो। मोस्ट एबंडेंट कौन है? यही है। मोस्ट स्टेबल कौन है? यही है। सबसे बड़ा कौन है? यही है। सबसे छोटा कौन है? ये है। तो बीच में कौन होगा? एमआरएनए। लिख लिया?
इसका नाम क्या है? मैसेंजर आरएनए। क्यों? क्योंकि have codon and their base sequence डिटरमाइन करेंगे क्या? अमीनो एसिड। मैसेंजर आरएनए यही लीस्ट एबंडेंट आरएनए है। मोस्ट अबंडेंट वो है, लीस्ट अबंडेंट ये है। किसी भी मैसेंजर आरएनए पर मान लेते हैं कि ये 5' है, मान लेते हैं ये 3' है, तो 5' पर यहां मिलेगा AUG और 3' पर मिलेगा यहाँ UAA या UAG या UGA। बस यहाँ स्पेशल बात ये बताई गई है कि इनिशिएटर कोडान के आगे और टर्मिनेटर कोडान के पीछे ये है UTR और ये है UTR। फुल फॉर्म लिख लेते हैं। अनट्रांसलेटेड रीजन बता दो है कहां UTR। तो मैसेंजर आरएनए में जो UTR है वो कहां है, बस ये बता दो। तो कहोगे इनिशिएटर कोडान के पहले किस पर? 5' पर। और टर्मिनेटर कोडान के बाद कहां? 3' पर। UTR कहां है? एट 5' इंड बिफोर क्या? एंड एट 3' इंड। आफ्टर टर्मिनेटर कोडान। ये सब कहानी प्रोटीन सिंथेसिस वाली हेडिंग में लिखी है। हम लोग टीआरएनए पढ़ लिए, हम उसी के साथ आरएनए के क्वेश्चन और उसी के साथ एमआरएनए क्वेश्चन पढ़ लिए। तो प्रोटीन सिंथेसिस में जितनी बातें लिखी हैं उसमें ज्यादातर बातें आप पढ़ चुके हो। 80 टाइप का होता है प्रोटीन, वो भी वहां लिखी है प्रोटीन वाले में। तो हम लोग प्रोटीन सिंथेसिस जब पढ़ेंगे तो सिर्फ प्रोटीन सिंथेसिस ही पढ़ेंगे, उसमें और आरएनए के बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। लिख लिया? जरा एनसीईआरटी खोल लो, एक मिनट। अच्छा, यहां से यहां तक बेटा क्या है ये क्या है? जो कहोगे वो लिख देंगे। अरे भैया, अगर ये अनट्रांसलेटेड रीजन है तो ये ट्रांसलेटेड रीजन नहीं है। यहां से यहां तक फर्जी कहानी लिखी है, केवल ऐसे पढ़ें तुरंत भूलें। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ प्रपोजिशन ऑफ कोड इट वाज क्लियर था किसको? फ्रांसिस क्रिक को, कि कोई न कोई मैकेनिज्म होगी जो रीड करती होगी किसको? कोड को, और जो लिंक होती होगी किससे? अमीनो एसिड से। क्योंकि अमीनो एसिड में कोई स्ट्रक्चरल स्पेशलिटी है नहीं कि वो कोड को रीड कर सके।
इन्होंने ही पास्टुलेट किया, मतलब प्रपोज किया कि कोई ना कोई मालिक्यूल है जो कि एडेक्टर मालिक्यूल होगा, जो एक तरफ रीड भी करेगा कोड को और दूसरी तरफ ये बाइंड करेगा स्पेसिफिक अमीनो एसिड से। टीआरएनए का नाम एसआरएनए या सॉल्युबल आरएनए है, वाज नोन, ये पहले से ही जाना जा रहा था। इवन जेनेटिक कोड की खोज हुई थी उससे पहले जान रहे थे, लेकिन इसका एडाप्टर मॉलिक्यूल के तरीके से जो काम है वो काफी पता चला। सीधे लिख दिया है टीआरएनए में क्या है, एंटीकोडान लूप है बेसेज कॉम्प्लीमेंट्री टू कोड, इट आल्सो हैज एन अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड। कौन सा एंड था? 5-3 एंड, और वहां क्या होना था? टू विच इट बाइंड टू द क्या, स्पेसिफिक अमीनो एसिड। जैसे टीआरएनए का नेचर ही स्पेसिफिक है विशेष अमीनो एसिड के लिए। जैसे अगर इनिशिएशन करना है तो टीआरएनए पर कौन सा अमीनो एसिड जुड़ा होगा? मिथियोनिन जुड़ा होगा, तो उस टीआरएनए का नाम क्या रख दोगे? देयर इज नो टीआरएनए फॉर स्टॉप कोडान, उसके लिए कुछ नहीं है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसा था? तो कहोगे लुक लाइक क्लोवर लीफ मॉडल, लेकिन एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसा है? तो आंसर क्या देंगे? इन्वर्टेड एल। देखिए यहाँ जो डायग्राम दिया हुआ है, हो सकता है एग्जामिनर की नजर पड़ जाए इस पर, सेरीन पर, और आपसे पूछ ले सेरीन वाले टीआरएनए का एंटी कोडान बताओ, तो ये आप याद कर लीजिएगा। ट्रिप्टोफान सॉरी टायरोसिन, ये एंटी कोडान है। वैसे तो भाई जितने कोडान होंगे लगभग उतने एंटी कोडान होंगे, एंटी कोडान की संख्या कुछ कम होती है, ठीक है, लेकिन आप सारे कहाँ याद कर पाओगे? तो अगर सारे नहीं याद कर सकते तो कम से कम 2 तो याद ही कर लो। पूछ लेगा कि इस एंटी कोडान वाले टीआरएनए पर कौन सा अमीनो एसिड होगा, तो सेरीन बताओगे, ये लिखा है एनसीईआरटी में। और इस एंटी कोडान वाले पर कौन सा होगा? टायरोसिन। या पलट देगा कि टायरोसिन है तो एंटी कोडान बताओ, या सेरीन है तो एंटी कोडान बताओ, तो कोडान नहीं पूछ सकता है। तो ये 2 एंटी कोडान और कोडान, और ये 2 एंटी कोडान और कोडान, और ये अमीनो एसिड, इतना आपको याद करना पड़ेगा। इसको लिख लीजिएगा कॉपी में, सेरीन उसके सामने एंटी कोडान कोडान, और टायरोसिन उसके सामने एंटी कोडान और कोडान। हम लोगों ने ट्रांसलेशन के अंदर काफी कुछ पढ़ लिया, थोड़ा बचा अगले लेक्चर पर पढ़ाएंगे।